अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 42 और सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने स्टार्ट में पोल्यूशन पढ़ा था, पोल्यूटेंट्स पढ़ा था। ठीक है, जो अगर प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें, और फिर हमने लेयर्स पढ़ी थी एटमॉस्फेयर की। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो कंपैरिजन पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का। ठीक है, तो बाकी लेयर भी हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी टेम्परेचर रेंजेस और बाकी जो उनका जो रोल था हमने डिटेल पढ़ी थी लेयर्स के बारे में। आज हम इस टॉपिक सॉरी लेक्चर के अंदर टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड causes mild narcotic effect and stimulation of the respiratory system, and then जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसकी कंसंट्रेशन हाई कर दे तो क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे। तो मेन रोल है, मेन एडवर्स इफेक्ट है वो कौन कौन सा है कि ये स्टिमुलेट करती है किसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम और नार्कोटिक इफेक्ट काज करती है। इसके अलावा जो हाई कंसंट्रेशन है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेन इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर रोल है, डैम्पिंग इफेक्ट है, वो क्या है कि जो हाई कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो राइज करती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, राइज दी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम फॉसिल फ्यूल कंबशन को पूरी दुनिया के अंदर अगर हम उस कंबशन को काउंट करें, ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हुई है, ऐड हुई है, वो कितनी है, 50 बिलियन टन। हर साल के अंदर 50 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उन फॉसिल फ्यूल की कंबशन से पूरी दुनिया के अंदर जितने फॉसिल फ्यूल की फॉर्म्स जो है कंबशन के अंदर जा रही है, यानी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कंबशन के दौरान, तो उनकी वजह से हर साल एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, 50 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। ठीक है, और इस हाफ जो है एटमॉस्फेयर के अंदर इसके जो रिमेन्स हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, और जो अदर हाफ है इसका वो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान इसको कंज्यूम कर लेते हैं, या फिर जो ओशंस के अंदर जो होते हैं वो जो ओशन है वो इसको क्या कर देती है, कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना तकरीबन 50 बिलियन टन प्रोड्यूस होती है हर साल के अंदर। ठीक है, तो जो इसका हाफ पार्ट है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है फोटोसिंथेसिस जो है इसको कंज्यूम कर लेता है, जो प्रोसेस हो जाता है, जो प्लांट्स जो खुराक तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर ओशन इसको कंज्यूम कर लेते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बाकी जो हाफ है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, और यही जो हाई कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या करती है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। अब हम पढ़ते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इटसेल्फ जो पोल्यूटेंट नहीं है, जब इसकी कंसंट्रेशन अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो तब एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो है गौरव फिक्र की बात आ जाती है कि इसकी कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज है और इसके इफेक्ट क्या है। ठीक है,
तो कंसिक्वेंटली क्या होता है कि इसको जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है अपने इस्तेमाल से ज़्यादा जब इसकी कंसंट्रेशन एक्सीड कर जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो तब ये एज अ पोल्यूटेंट कंसीडर की जाती है। कोई भी चीज़ जब अपनी अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा पाई जाएगी तो वो एज अ पोल्यूटेंट ही कंसीडर होगी। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन अगर हम देखते हैं तो आपको पता है फॉरेस्टेशन का बहुत जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है ऑक्सीजन की, जो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, और इसके अलावा वेदर चेंजेस में, इसके अलावा जो है ऑक्सीजन प्रोडक्शन में जो फॉरेस्टेशन है बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उसमें। ठीक है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए यानी कि लोग जब दरख्तों की कटाई करना शुरू कर देते हैं अपने मकासद के लिए, तो क्या होता है कि इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स हैवीली टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है उनकी ज़रूरियात भी उस ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो तो कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं। तो देखें जब सोलर एक्टिविटी, सोलर रेडिएशन जो है ज़मीन के ऊपर आती है, ठीक है, लेकिन अर्थ एटमॉस्फेयर है जब उसके ऊपर अराइव करती है तो हाफ जो विजिबल लाइट है वो स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, कि जब जो सोलर रेडिएशन है, सूरज से आने वाली जो शुआएं होती हैं जब आती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगे, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो क्या होगा इसकी हाफ हिस्सा जो होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्पेस के अंदर, जो बाकी होंगी वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचेंगी और जो है ज़मीन को क्या करना शुरू कर देंगे, ज़मीन के अंदर गर्मी उसको वार्म अप करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो वार्म सरफेस होगी वो क्या करेगी, इस एनर्जी को री रेडिएट कर देगी एज हीट एनर्जी, एंड और उसका जो इंफ्रारेड पोर्शन है स्पेक्ट्रम का उसको क्या कर देगी, यानी कि जो बाकी वार्म सरफेस है उसको जब री रेडिएट कर देगी किस फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में, या फिर इंफ्रारेड जो रीजन होता है इसका स्पेक्ट्रम का उसको जो है दोबारा उसको काज करेगी। ठीक है, और जो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है और जो मीथेन है वो क्या करेंगे, इस हीट एनर्जी को जो री रेडिएटेड एनर्जी है इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जब सोलर रेडिएशन जमीन के ऊपर आती है हाफ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्पेस के अंदर, जो बाकी आती हैं उनको जब जमीन के ऊपर पहुंचे तो जमीन का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देती है, वार्मिंग कर देती है। ठीक है, और ये वार्मिंग एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, और यानी कि जो इंफ्रारेड पोर्शन होता है इसका स्पेक्ट्रम का। ठीक है, और जो गैसेस पाई जाती है जैसे कि वाटर वेपर से कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन मीथेन वगैरह, वो क्या करते हैं इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये एब्जॉर्ब एनर्जी है एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, वार्म अप कर देता है। ठीक है, जब ये गैसेस क्या करेंगी, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी तो एटमॉस्फेयर वार्म हो जाएगा। ठीक है, और जिससे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जब गैसेस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर को वार्म करेंगी, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट किस वजह से होता है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे एज एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन ऑफ द सन रेडिएशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो रेडिएशन आती है सूरज से वो हम क्या करते, उनकी जो रिटेंशन है और एब्जॉर्प्शन है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, इसको हम एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, और जो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और इसको हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम भी देते हैं। ठीक है, इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं क्योंकि जमीन के अंदर जो है टेम्परेचर इंक्रीज करता है।
ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग हमने डिफाइन किया है कि कैसे होता है, ये जो जमीन के अंदर आने वाली सूरज से शुआएं आने वाली होती है उनसे होता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है वो लास्ट 2 सेंचुरीज के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 25%। और ये किस वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि जो सनती इंकलाब बरपा हुआ है, सनती तरक्की हुई है, उस वजह से 25% जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हुआ है। देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर दैट इज अबाउट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 25% इंक्रीज हुई है, उससे 0.5% ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हुई है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर इतना इंक्रीज हुआ है। जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो जो है बहुत सारे प्रोसेसेस है, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से क्या होता है वो इंक्रीज हो रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेज में इंक्रीज हो रही है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। वो कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं? फर्स्ट तो ये है डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो जंगलात की कटाई वगैरह होती है, जो मैंने फर्स्ट डिस्कस किया है कि उसका क्या इफेक्ट है डिफोरेस्टेशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जितनी दरख्तों को काट कर, जंगलात को काट कर इंडस्ट्रीज कायम की जा रही हैं और उनके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अलावा जो दूसरी गैसेज है, जो हार्मफुल गैसेज है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीज्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा जो माइनिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि ओर्स को निकालने के लिए माइनिंग की जाती है। ठीक है, माइनिंग का प्रोसेस है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो ऑटोमोबाइल्स चलती हैं उनके इंजन में कंबशन का जो प्रोसेस होता है। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वगैरह हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि जितनी भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। आप देखिए कुछ साइंटिस्ट को ये डाउट था कि अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, जो है इम्पोर्टेंट स्टेप्स नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैसेस की वो डबल हो सकती है। ठीक है, वो यानी कि नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स आएंगे, अगर हम जो है सूटेबल स्टेप्स नहीं लेंगे, जो है प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है, ये जो ग्रीन हाउस, स्पेशली जो ग्रीन हाउस गैसेज हमने पढ़ी है, मीथेन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह, ये क्या करेंगी, डबल, इनकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए तो जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर देगा। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं बुरी तरह से। वो कौन कौन सी चीज़ों को मुतासर करेगा? फर्स्ट वो फूड प्रोडक्शन जो होगी दुनिया के अंदर उसको मुतासर करेगा। इसके अलावा जो ओशंस के अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है उसको, उसके अलावा यानी कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ओशंस के अंदर और उनके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहे हैं उनको इफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है न्यूट्रिएंट्स की डीपर लेयर से सरफेस तक उनको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को स्टॉप भी कर सकता है। इसके अलावा जो पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स वगैरह, उनको क्या करेगा,
मेल्ट कर देगा, यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाए तो जितनी भी फूड और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ और ये जो पोलर आइस कैप्स वगैरह हैं ये मेल्ट हो जाएंगे और क्या होगा, जो जितना भी हमारा ज़मीनी निज़ाम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कौन कौन से हैं हम वो देखेंगे। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसकी कौन कौन सी सरासर से कौन कौन से जो डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर एक तो हमने पढ़ लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसके अलावा जो है ये किस वजह से हो रहा है ये हमने देखा है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कौन कौन अभी हम देखते हैं। फर्स्ट इफेक्ट इसका कौन सा है हम देखेंगे। फर्स्ट इफेक्ट है इसका कि जो अर्थ टेम्परेचर है वो किस वजह, अर्थ टेम्परेचर चेंज होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। और इसके कौन कौन से इफेक्ट्स हैं हम देखेंगे। ये वेदर के अंदर मेजर चेंजेस कॉज करता है, यानी कॉजेज मेजर चेंजेस इन कॉजेज मेजर चेंजेस इन वेदर सिस्टम। सेकंड इसका कौन सा इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं। इट causes changes in the pattern of crop cultivation, यानी कि चेंज कर देगा जो क्रॉप कल्टीवेशन है, फसलों को उगाने का तरीका है उसको चेंज कर देगा। चेंज द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन जो फसलों को उगाने का तरीका है उस पैटर्न को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, यानी कि मौसम के लिहाज से फसलों को जो है उगाया जाता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके जो कास्ट है फसलों की वो भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, उनकी तरतीब चेंज हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये तो हमने फर्स्ट बार पढ़ी है कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो, और इसी को हम इस टेम्परेचर इंक्रीज को भी क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो रेट ऑफ ग्रोथ है प्लांट की वो भी एडवर्सली इफेक्ट होगी। इसके अलावा ये जो जितने भी आइस कैप्स या पोलर रीजन्स के अंदर जो आइस है ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनको मेल्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा जो वाटर लेवल है जिसकी वजह से ओशंस के अंदर और रिवर्स के अंदर सीज के अंदर क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। इसकी वजह से जो लो लाइन एरियाज होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं, उनमें क्या होगा कि फ्लड आ सकता है, सैलाब आ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घर फसलें वगैरह तबाह हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फेक्शियस डिजीजेज वगैरह हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर और स्लीपिंग सिकनेस की होती है, ठीक है, इसकी वजह से इंक्रीज कर सकती हैं। आप देखते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कितनी है। जो ग्लोबल कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो अब 600 ppm तक इंक्रीज कर चुकी है, यानी कि 600 पार्ट्स पर मिलियन तक इंक्रीज कर चुकी है, ठीक है। जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है कितना इंक्रीज हो चुका है 1.5 to 4.5, और अगर हम देखेंगे 1.5 वार्मिंग हो गई है तो वो क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा जो है वार्म कर देगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्शन है वो हमारी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिजीजेस काज हो सकती हैं, ठीक है,
और जो पिछले 600 साल तक जो चीज़ें नहीं हुई, जो मतलब बीमारियां नहीं हुई, वो अब हो सकती हैं। वो किस वजह से हो सकती हैं? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आई होप तो बच्चों आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट की समझ आ गई होगी और किस वजह से होती है, काज क्या है और उसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो एसिड रेन है और इसके इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।